हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त है, स्वस्थ है, बड़ा ही बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसमें देखने वाले आप लोगों को वीकली टेस्ट में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ ये सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी तहलका मचाने वाला है, क्योंकि सारी जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ हम लोग पता है सारे जैक बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मॉडल पर के क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए और सबसे बड़ा चीज समझ जाइए ना, ठीक है। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और सभी दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक दोस्तों को ये पता चले कि हाँ क्या क्या सवाल है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में और आप लोगों को वीकली टेस्ट में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चल पर अगर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप मुझे पता है आप लोग अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, फिर भी अगर नहीं किए हो किसी कारणवश तो जरूर कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा वीडियोस लेकर के आएँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, देखिए जैक का लोगो लगा हुआ है, जैक का ऑफिशियल क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये आप लोग एग्जाम में पूछे भी जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस। देखो पहला सवाल है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? वास्तविक फोकस कौन सा दर्पण में होता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में दोस्तों वास्तविक फोकस होता है। किसमें? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर में वास्तविक फोकस होता है। क्यों? आपको पता है अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है तो इसका जो फोकस होता है ना इधर होता है, इधर बनता है फोकस। तो इधर का जितना दूरी होता है सब क्या होता है? माइनस में होता है। और इसी को तो बोलते हैं वास्तविक। इधर वाला सब वास्तविक, इधर में अगर कुछ चीज बन रहा है तो उसको बोलते हैं आभासी। इधर बोलेंगे तो वास्तविक, इधर बोलेंगे तो आभासी। आगे देखो 2 नंबर क्या बोल रहा है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर वाहन के सामने व्हिच मिरर यूज इन फ्रंट ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। फ्रंट में बोल रहा है कि फ्रंट में कौन सा तो फ्रंट में आप लोगों का अवतल दर्पण लगा होता है। पता है कि फ्रंट लाइट में, मोटर व्हीकल के फ्रंट लाइट में आगे में, सामने में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यहाँ होता है अवतल दर्पण लगा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये अवतल दर्पण क्या करती है? अवतल दर्पण जो भी किरणें इसमें पड़ती है ना, प्रकाश किरणें, उसको सीधा रोड में परावर्तित कर, मतलब एक जगह पे केंद्रित करती है, इसलिए रोड में लाइट दिखता है और आप आराम से गाड़ी चलाते हो सुनसान रास्तों पर, अंधेरी गलियों में। आगे देखो, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या है? देखिए एक लेंस है ना, उसका क्षमता दे दिया, मतलब क्या? पावर दे दिया। पावर आपका पावर हो रहेगा ना तो मार के उड़ा दीजिएगा। तो देखो पावर कितना दिया, P इक्वल टू दिया -2 डायोप्टर, सॉरी भाई -2D, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी क्या है? तो हम लोग को F निकालना है। F का फॉर्मूला को पता है, याद रखिएगा 1/P होता है, ये जग जाहिर है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि F बराबर क्या होता है, याद रखिएगा 1/P और P बराबर इसका उल्टा 1/F। तो 1/P बोले तो 1/P का वैल्यू -2। अब 1/2 को भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा जी? 0.5 सेंटीमीटर। 1/2 करोगे तो 0.5 ही आएगा ना, तो 0.5 मीटर में आया, क्योंकि और ये माइनस में था तो माइनस में, ठीक है। याद रखना जब भी डायप्टर से फोकस दूर निकालोगे हमेशा मीटर में ही आएगा। लेकिन आंसर तो एक भी नहीं है, सेंटीमीटर में आंसर है। तो क्या दिक्कत है? आप इसको सेंटीमीटर बदल दो। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 में 0.5 इंटू 100 कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और जो कि आप लोगों का -50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो -50 सेंटीमीटर मिला है, देखो और उसको मारो गोली। ऑप्शन नंबर 3। और इस प्रकार ये चैप्टर आप लोग का पहली बार इस बार वीकली टेस्ट में ऐड हुआ है, तो इसको जरूर देख लेना। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो भी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाई जो लड़का बनाया था उसका -50 से आया था, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किस माध्यम का होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किस माध्यम का होता है? तो याद रखिएगा हवा, जल, शीशा और हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना सबसे ज्यादा होता है। पूछे कितना होता है तो याद रखिएगा 2.42 होता है। और अपवर्तनांक का कोई भी दोस्तों यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो उसमें यूनिट कट जाता है, यूनिट उसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42 होता है और दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज्यादा है। ऐसे भी अगर कुछ भी रहे ना तो हीरा का ज्यादा ही होता है, आप लोग का किताब में भी दिया हुआ है। आगे देखो क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रिज्म है, ये प्रिज्म 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 प्रिज्म, एक सफेद लाइट यहाँ इंटर करता है और जादू देखो ये बहुत सारे लाइट में विभक्त हो जाता है, बहुत सारा लाइट 7 रंगों में। यानी कि 7 रंग क्या होता है याद है ना आपको? वेनी आह पिनोला, सुन लो, वेनी आह पिनोला। सर इसका मतलब क्या बोल रहे हो आप? बेनिया और पिनोला क्या होता है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा,
पीला, नारंगी, लाल, इतने सारे रंगों में विभाजित हो जाती है। जहाँ पर जो लाल रंग होता है ये सबसे कम मुड़ता है और जो बैंगनी रंग होता है ये सबसे ज़्यादा मुड़ता है। याद रखना, लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, क्यों? लाल भाई डेंजर है, उसको मुड़ा नहीं पाएगा कोई। लाल रंग सबसे कम मुड़ेगा, लेकिन जो बैंगनी रंग है ना सबसे ज़्यादा मुड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंगदेश कम है। समझ गए ना? तो लाल रंग का तरंगदेश ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग का तरंगदेश कम होता है। और ये कौन सी घटना है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ना। एक कलर को बहुत सारे रंगों में बांट दे रहा है तो वर्ण विक्षेपण, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की घटना जो घटती है, प्रकाश का जो उसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश जब 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इस परिघटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। The phenomenon in which the lights divided into 7 colors it is called dispersion। चलो आगे देखो। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? आपको पता है थे, जरा दूर दृष्टि में आप लोगों का निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। जब दोस्तों एज हो जाता है ना, मतलब बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? देखो आपके घर में दादा दादी होंगे तो आंख हर एक समय तो एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे उसका जो सिलेरी मसल्स होता है वो कमजोर हो जाता है, फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। मैंने ये सारा चैप्टर आप लोगों को एप्लीकेशन में पढ़ा दिया है, ठीक, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और आप लोग कोर्स लिखो तो वहाँ पर डिटेल में इसको बता दिया था। ठीक है, तो उसकी समंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। और उसमें इसीलिए दोस्तों उसमें क्या, किस प्रकार का उत्तल और अवतल दोनों प्रकार का लेंस लगता है, क्योंकि उसका सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाता है। जरा दृष्टि दोष मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष भी आ जाता है, दूर दृष्टि दोष, दोनों प्रकार का दोष आता है। तो उसमें द्वि फोकस लेंस यूज करेंगे, अवतल भी और उत्तल भी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? अभी मैंने कहा डेंजर बोले तो लाल। अगला प्रश्न है, विभवांतर कैसा मात्रक? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा विभवांतर का सिंपल सा वर्ड होता है, ये भी बताए थे हम। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत परिपथ में धारा को मापते हैं तो किससे धारा को मापते हैं? तो याद रखिएगा आमीटर से। किससे? आमीटर से हम लोग धारा को मापते हैं, पहले भी बता चुके हैं, और इसको कभी मत भूलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आसान भी है। अब न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। 1 मिनट में कितना? 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? धारा मतलब आपको आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। याद रखिएगा, आई बराबर क्या होता है? Q/T, यानी कि चार्ज बटे समय, आवेश बटे समय। ठीक है, चार्ज बटे टाइम, Q/T। तो चार्ज कितना है देख लो, 120 कूलम। चार्ज कैसा मतलब कूलम होता है, आवेश कैसा मतलब कूलम होता है, तो 120 हो गया। समय कितना है जी? 1 मिनट है, 1 मिनट। लेकिन हमको मिनट में नहीं चाहिए, हमको टाइम हमेशा सेकंड में चाहिए, तो इसको 60 से गुना कर दो, सेकंड में हो गया परिवर्तित। अब ये 60 को काटेंगे 120 से, 2 बार में कट जाएगा, 60 दूनी 120, यानी जो आया आपका क्या आ गया? 2 एम्पियर आ गया। 2 यानी कि 2, और ए क्या है? ए बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? तो धारा कैसा मात्रक होता है, याद रखना। अगला प्रश्न फिर से हमें पूछा है, क्या पूछा है? पूछा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। याद रखिएगा, 1 यूनिट, क्या? 1 यूनिट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो याद रखिए 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 3.6 × 10⁶ जूल ये बोला। बोलेंगे सर ये कैसे होता है? तो सुन लो, 1 यूनिट बोले, अगर मैं 1 यूनिट का बात करूं तो होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा। 1 किलो मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। और ये घंटा है, इसको आप सेकंड में चेंज कर दो। पहले मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा 1 घंटा में। अब 60 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड। और सबको आप गुना कर दो, देखो 6 × 36 आ जाएगा, 3 और 2 5 को 0, और 3.6 कर दोगे 36 को तो 6 को 0 हो जाएगा, यानी कि इसीलिए आता है 3.6 × 10⁶ जूल। याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा चीज़ बता दिया मैंने। विद्युत धारा प्रवाहित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? प्राप्त करने की युक्ति को विद्युत धारा जिससे प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा युक्ति जिससे हम लोग विद्युत धारा प्राप्त करते हैं? आमीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत जनरेटर की मोटर। तो देखो, तो विद्युत जनित्र जो होता है ना, ये आपका विद्युत धारा देता है। मतलब सर देखो, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत जनित्र आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब हमें विद्युत ऊर्जा देता है, मतलब हमें विद्युत धारा देता है। समझ रहे हो? विद्युत ऊर्जा से ही तो विद्युत धारा आती है।
तो ये जनित्र का काम है। विद्युत मोटर का काम पूछे तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब सर, मतलब पंखा देखो घर में, भाई पंखा गर्मी लगने पर इसको घुमाते हो आप लोग, इसमें एक मोटर लगा रहता है, तो सीधा आप बोर्ड से क्या किए, बोर्ड से स्विच लिए, यहाँ पर तार जोड़ दिए, जैसे स्विच को ट्रिडिंग करके ऑन कर दें, क्या हो गया, ये पंखा घूमने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मोटर घूम रहा है। फाइनली मतलब मोटर का काम क्या हो रहा है, यहाँ से विद्युत ऊर्जा ले रहा है और पंखा को घुमा दे रहा है। पंखा घूम रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा, जो भी चीज़ आपको दिखता है वो तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। पंखा घूम रहा है, आपका वाटर पंप पानी दे रहा है, जल पंप से पानी आ रहा है, ये सारी चीज़ क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। और यहाँ पर विद्युत है तो विद्युत ऊर्जा है, तो इसका काम होता है विद्युत मोटर का यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। वहीं विद्युत जनित्र का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कनेक्ट करना, परिवर्तित करना। तो विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत धारा देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विद्युत धारा कौन देता है, तो विद्युत जनित्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखना, विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। नीला लिटमस को लाल किससे होता है। नीला लिटमस को अम्ल करता है लाल कि क्षार करता है। तो याद रखिएगा, अम्ल काफ़ी डेंजर होता है, सीधा वो लाले कर देगा, लाले लाल। अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, कि निम्न में कौन क्षार है। क्षार कौन है, तो देखो CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड हो गया, क्यों, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। HNO3 ये तो नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। NaCl ये तो नमक हो गया। मतलब तीनों में से कोई भी क्षार नहीं है, ये दो को अम्ल है और ये को लवण है, तो कौन होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आप लोग का क्षार है मेरे भाई, समझ रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है CaSO4.2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, CaSO4.2H2O। वही अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता तो हो जाता CaSO4.12H2O, लेकिन यहाँ पर ये पूछा नहीं है, ये पूछा है जिप्सम का, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है, कि समीकरण दे दिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया। अरे भाई गजब का आसान क्वेश्चन दे दिया है। देखो एक है, बाकी 2 भागों में टूट जा रहा है, CaCO3 को मार रहा है, उसमें हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है, गर्म का कारण ये टूट जा रहा है, CaO CO2 में टूट रहा है। कोई एक पदार्थ 2 भागों में टूट रहा है, मतलब ये वियोजन हो रहा है, मतलब ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 18 नंबर क्या बोला, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। याद रखना, कैथोड पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। वहीं अगर पूछता एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है भाई साहब, तो एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नया टाइप का एक सवाल आया था इस बार। और एक अंतिम सवाल, आपको पता है हर एक बार हम एग्जाम में आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आप लोग का इस बार नहीं आएगा, आगे है, दांतों पढ़ाएंगे। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर सभी विद्यार्थी जो यहाँ तक देखे हो, सच में आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हो, मेहनत कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बोलना उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। हर एक विद्यार्थी जितने सारे देख रहे हो, और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना सभी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी को पता चल सके। और आप यार अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो ना, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोग, लाइक तो बनता है ना। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मुझे पता आप लोग कर दिए हो, फिर भी अगर कोई नहीं किया है तो कर देना, ताकि आगे की नोटिफिकेशन मेरे वीडियो आप लोग देख पाओ और एग्जाम में हेल्प हो सके। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।